हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करेंगे हीट इंजन की। देखो हीट इंजन क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसमें जीरो होती है। क्यों होती है साइक्लिक प्रोसेस में? क्योंकि जहाँ से वो चलती है इनिशियल स्टेट में, जैसे ये चली ये चली ये चली, वहीं पहुँच जाती है। समझ रहे हो? तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो तो चेंज हुई ही नहीं, जो पहले थी वो वहीं पर ही आ गया दोबारा। तो चेंज इन एनर्जी क्या होती है? इंटरनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ही दोबारा पहुंच गया, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ये हमें पता है। अब बात करते हैं, जो हमने बात करी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है। देखो ये डायग्राम देखो जरा इसका। ये क्या है, हमारे पास एक सोर्स है और एक ये सिंक है। सोर्स जहाँ से हम कुछ लेते हैं और सिंक मतलब जहाँ पर कुछ देते हैं। सिंक आपने देखा ही होगा, जो आपने देखा होगा वॉश बेसिन सिंक होते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है ना, बाहर जाता है। तो यहाँ से क्या होगी, हीट बाहर जाएगी। तो देखो ये है हॉट रिजर्वर और ये है कोल्ड रिजर्वर। तो ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। T1 ज़्यादा है T2 से। अब होगा क्या, देखो हमें पता है ज़्यादा वाली जो टेम्परेचर है वहाँ से हीट फ्लो करती है लोअर टेम्परेचर पे, है ना। वैसे ही हमें आगे पता चलेगी। अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने तो कहा था बस हीट जा रही है, ये नहीं बताया कि हाई टू लो जा रही है, ये लो टू हाई जा रही है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता चलेगा, इसलिए यहाँ पर इसको इसने डिस्कस नहीं किया। प्रिंसिपल में भी इसने सिंपली ये बात बताई कि कोई भी सिस्टम है जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होगा तो वो हमेशा क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब वो उसमें सेम टेम्परेचर लाने की कोशिश करेगा। और वही कहानी है कि दिस टेंडेंसी कैन बी यूटिलाइज टू डिलीवर सम वर्क। और वो जब आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में तो वो क्या करेगा, कुछ वर्क हम उसमें यूज़ कर लेंगे। टेंडेंसी कैन बी यूटिलाइज्ड, वो जो है हम यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे टू डिलीवर सम वर्क, ठीक है, टू द सराउंडिंग। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। वाया सम सुटेबल अरेंजमेंट, वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया हीट जो है वो फ्लो हो रही है टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2। अभी जब हीट फ्लो हो रही है ना, इसके बीच में हमने ऐसा अरेंजमेंट लगा दिया जिसकी वजह से हम वर्क ले पा रहे हैं, ठीक है। अब वर्क कैसे ले पा रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और जिसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया, एक व्हील अटैच कर दिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेंशन होगी, कंप्रेशन होगी जब इसको हीट मिलेगी, है ना। एक्सपेंशन कंप्रेशन का अरेंजमेंट चलेगा तो ये व्हील मूव करेगा। तो यही हमने काम किया कि हीट फ्लो करवा दी और यहाँ अरेंजमेंट ऐसा है जिससे हमें वर्क मिला। वर्क मतलब क्या है, यहाँ पर हमने व्हील्स लगा रखे हैं व्हीकल के, तो वो मूव कर रहे हैं। सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो डैम्स होते हैं, है ना, वहाँ पर क्या होता है, डैम्स में पानी फ्लो करता है ऊपर से नीचे, नीचे टरबाइन लगा होता है, टरबाइन पे पड़ता है। टरबाइन क्या होता है, घूमता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और पानी फिर निकल जाता है। तो वही काम यहाँ हो रहा है। देखो हीट आई, फ्लो हुई और बीच में हमने क्या कर लिया, यहाँ से वर्क ले लिया। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हमने ये बात नहीं लिखी यहाँ पर कि जो हीट फ्लो हो रही है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो रही है, क्योंकि ये बात तो किसने बताई थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उससे पहले हमारा हीट इंजन बन चुका था। तो अ सिस्टम हुज वेरियस पार्ट्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑलवेज टेंड्स टू अटेन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बात यहाँ पर बोलता है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी ही तो ये यहाँ पर ये फॉलो करना चाह रहा है ना, हाई टू लो जा रहा है कि हमारा क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाए कि फ्लो होता रहे। फ्लो भी तो इसी वजह से हो रहा है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाह रहा है। वो अलग बात है कि हम ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे यहाँ, ठीक है, इसको कम नहीं होने देंगे, इसको रेगुलरली क्या है, फ्यूल वगैरह सब मिलता रहेगा और यहाँ पर ये हीट इतनी रहेगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपके, ठीक। और जैसे इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने जैसे अपनी स्कूटर से रिलेट करो, ठीक है। फ्यूल वगैरह डर रहा है, हीट जब आप उसको किक मारते हो तो वहाँ पर ऑब्वियस ज़्यादा स्पार्क आता है जिससे वो फ्यूल जलता है, हीट पैदा होती है, ठीक है। हीट पैदा हो रही है, अब वो कहाँ जा रही है, हीट इंजन में। हीट इंजन में हम वही बात कर रहे हैं कि पिस्टन्स वगैरह का पूरा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर वो पिस्टन मूव कर रहा है और उसकी वजह से व्हीकल का जो वो क्या है बोलते हैं हम, जो व्हील है वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हीट यूज़ करनी थी उसने वर्क डन में कर ली, उसके बाद उसने सिंक कर दी, बाहर कर दिया। अब कोल्ड रिजर्वियर क्या है हमारे लिए, एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा करा हमने, फ्यूल वगैरह बर्न हुआ, जब यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर कम एटमॉस्फेयर का। तो वो जो धुआं निकलता है ना आपकी बाइक से या जो स्कूटर से, साइलेंसर से, तो वो सिंक है एक तरह से, वहाँ से वो हीट निकल रही है एक्स्ट्रा वाली। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, समझ में आई होगी कहानी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है तो उसने वो इस ढंग से बोल रहा है आपको, नहीं तो सिंपल भाषा में यही है कि भैया हीट तो फ्लो करती है हाई टू लो टेम्परेचर, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है और बीच में हमने क्या किया, उसके वर्क को यूज़ कर लिया। समझ रहे, मतलब उससे वर्क ले लिया एक तरह से हम ये कहें। तो हीट इंजन में 3 पार्ट है हमारे, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस कह लो, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या है। देखो इट इज़ अ हीट रिजर्वेयर एट हाई टेम्परेचर T1 है, और सिंक क्या है हमारा, कोल्ड रिजर्वर है जिसमें हमारा
लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, हीट रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर। इसको हमने जो हीट रिजर्वर हाई टेम्परेचर पे था उसको हॉट बोल दिया, और जो हीट रिजर्वर हमारा लो टेम्परेचर पे था उसे कोल्ड रिजर्वर बोल दिया, बस इतनी बात है। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या है, देखो वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, आप सिंपल सी भाषा में समझो कि वर्किंग सब्सटेंस इज एनी मटेरियल व्हिच परफॉर्म मैकेनिकल वर्क व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट। अब देखो जरा इसको ना सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या, स्टीम से समझ सकते हो, स्टीम इंजन। देखो हीट इंजन में हमारा स्टीम इंजन भी आता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब आते हैं, ठीक है। मेन वर्क यहाँ हीट ही मिल रही है तभी वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखो समझो इस बात को, स्टीम इंजन को समझो, हमें पता है कि स्टीम जो होती है ना वो वहाँ वर्क करवाती है, ठीक है। अब स्टीम इंजन में कैसे स्टीम पैदा होगी, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हॉट रिजर्वर है यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस बात है, हमने जैसे कोयला वगैरह डाला हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से हम हीट पैदा होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा, वाटर क्या होगा, ऑब्वियस है गर्म होगा और स्टीम बनेगी, स्टीम हीट इंजन में जाएगी। अब वो स्टीम क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है, क्योंकि स्टीम जा रही है इंजन में और वो वर्क करेगी। जैसे कि मैं आपको ना डायग्राम से बताऊं, यहाँ पर देखो जरा, देखो ये डायग्राम है, जैसे ये हमारा स्टीम इंजन का है, देखो ये हीट मिली, वाटर का भी हीट, ऑब्वियसली बात है भैया, कोयला जला रहे हो या कोई और सोर्स है उससे कर रहे हो आप, लेकिन हीट दे रहे हो, वाटर गर्म हो रहा है, स्टीम बनी। अब ये स्टीम क्या करेगी, यहाँ पर स्टीम क्या करेगी, एक्सपेंड होगी, जिसकी वजह से पिस्टन आगे जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मूव करेगा, व्हील क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ स्टीम क्या है, वर्किंग सब्सटेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम फ्यूल की बात उसकी बात करें, डीजल इंजन की बात करें, तो उसके लिए कहानी समझो, जैसे हमने कहा ये पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके का सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसमें ध्यान दोगे, ये देखो इस तरीके से अगर ध्यान दोगे आप, यहाँ पर ये व्हील लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हीट मिल रही है इसको, ठीक है जी, ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया इसका अंदर। अब वर्किंग सब्सटेंस जैसे हमारा डीजल इंजन है, इसमें क्या होगा, फ्यूल वेपर और एयर, हॉट एयर जो होगी, ठीक है, वो यहाँ वर्किंग सब्सटेंस बन जाएगी, क्लियर है, जिसकी वजह से पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, ऑब्वियस बात है एक्सपेंशन कंप्रेशन ये सब भी हो रहा है, तभी ये व्हील ऐसे ऐसे आगे मूव करता है। सिंपल सी भाषा ये थी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है हमारे पास, जो वर्क करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टीम इंजन हो गया, उसमें क्या है, हमारी स्टीम एक्ट कर रही है ये, ठीक है। जैसे डीजल इंजन हो गया, उसमें क्या मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर और एयर, वो एक्ट करेगी वर्किंग सब्सटेंस, क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है जी। तो वर्किंग हमें समझ में आई गई है कि जो हीट एब्जॉर्ब करेगी Q1, ठीक है, बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि हमारी स्टीम थी उसमें, स्टीम इंजन में है ना, वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम रिजर्वेयर एट टेम्परेचर T1, तो वो अंडरगो जाएगी किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में जाएगी और रिलीज करेगी Q2 टू कोल्ड रिजर्वर। अब जो ये चेंज इन हीट हुआ है ना हमारा, Q1 माइनस Q2 जो हुआ है, द चेंज इन हीट, वो कन्वर्ट होगा किसमें, वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी में, यहाँ पर वर्क डन जो हुआ, ठीक है। मैकेनिकल वर्क की तो ले रहे हो ना आप, चीज़ क्या हो रही है, मूव कर रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमने एग्जांपल दे दिया वही पिस्टन वाला, कि व्हेन वर्किंग सब्सटेंस इज इन अ सिलेंडर विद मूविंग पिस्टन, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, द पिस्टन ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल वाया शाफ्ट। देखो इसमें देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, देखो आपके पास वर्किंग सब्सटेंस ही हो गया, जैसे मैंने कहा फ्यूल वेपर, एयर होगी, ठीक है, सिलेंडर है ये एक तरह का, ठीक है, विद मूविंग पिस्टन, ये पिस्टन है, मूव कर रहा है जो कि, ठीक है, और ट्रांसफर कर रहा है ये मैकेनिकल एनर्जी किसके थ्रू, मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल वाया शाफ्ट। ये जो शाफ्ट लगी हुई है, ये वाली शाफ्ट इसके साथ लगी हुई है, तो ये पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये शाफ्ट लगी हुई है, ये इसको ऐसे ऐसे घुमाती है व्हील को, क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। ये बस डायग्राम दिखाने के लिए था ताकि आपको बात समझ में आए कि दिमाग में घुसे कि हो क्या रहा है सिंपल सा हीट इंजन, कुछ मुश्किल थोड़ी था इसमें, सिंपल सी कहानी है या नहीं, ठीक है जी। तो वर्किंग सब्सटेंस की कहानी आपको समझनी है, जैसे स्टीम इंजन में स्टीम है और डीजल इंजन में क्या होगा हमारा, फ्यूल वेपर या फिर एयर, जो फ्यूल वेपर और साथ में एयर, वो एक्ट करती है वर्किंग सब्सटेंस। वो इसी तरीके से होगा ना, जैसे सोर्स है यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ सोर्स ऑफ हॉट रिजर्व है, यहाँ क्या हो रहा है, हीट हो रही है, ठीक है ना, हीट हो रही है मतलब क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है, फ्यूल, अब ये पूरा अरेंजमेंट ना इंजन में ही होता है। यहाँ हीट इंजन अलग से इसलिए लिख दिया कि भैया यहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ है मेन, और ये अलग अलग से करके दिखा दिया, लेकिन ये पूरा है वही सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा आपकी बाइक है, बाइक में क्या होता है, एक एक बूंद क्या हो रही है, फ्यूल की जा रही है, ठीक है, वो बर्न हो रहा है वहाँ, ठीक है ना, बर्न हो रहा है, और वर्किंग सब्सटेंस क्या है फिर वहाँ पर, फ्यूल के जो वेपर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बर्न हो रहा है, फ्यूल वेपर्स है और एयर है, ठीक है, वो पिस्टन को आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर कहानी को समझते हैं किससे, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। देखो जो नेट हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई यहाँ पर, वो क्या हुई, Q1 गई, Q2 बाहर निकली, तो कितनी यहाँ एब्जॉर्ब हुई, Q1 में से Q2 माइनस किया हमने, ठीक है जी, Q1 में से Q2, तो ये चेंज इन हीट हो गई, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब यहाँ डी क्यू लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू इक्वल टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। मैंने डी यू आपको पहले बता दिया था, प्रोसेस एक साइक्लिक है क्योंकि ये रिपीट होती रहती है, ठीक है ना, बार बार वही कहानी चलेगी इसके अंदर। व्हीकल में क्या हो रहा है भैया, पहिया घूम ही रहा है ना, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, बार बार हमारा जो है एक्सपेंशन कंप्रेशन उसकी वजह से पहिया मूव कर रहा है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक में वो जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया तो डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया डी क्यू हमारा, ठीक है। और डी क्यू क्या था यहाँ पर, क्यू वन माइनस क्यू टू, और चेंज इन वर्क डन भी था, पहले तो वर्क कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है ना, तो फाइनली वर्क डन जो हो रहा है वो हो रहा है उसके अंदर। तो क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू में डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू माइनस जीरो कर सकते हैं, डब्ल्यू ही लिख दो इसको, ठीक है। तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जर्व हुई है वो किसके इक्वल है, वर्क डन जो हुआ है इंजन का, ठीक है ना, जितनी हीट यहाँ एब्जर्व हुई है, ठीक है ना, क्योंकि वो हीट एब्जर्व किसने करी है, वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे स्टीम है वर्किंग सब्सटेंस, तो वो उसको आगे पीछे कर रही है ना पिस्टन को, ठीक है, बाकी तो निकल गई, जितनी एब्जर्व हुई उसकी वजह से वर्क हुआ, जितना वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को एब्जर्व किया, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो जो नेट अमाउंट है हीट का वो वर्क डन ऑफ द इंजन के इक्वल है, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो आपको पता है एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती कि जितनी हीट दी वो पूरा का पूरा वर्क ही कर ले, बाहर कुछ निकले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये लिमिटेशन भी किसने बताई थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है हीट इंजन की, कि रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट इनपुट, ठीक है। वर्क डन टू द हीट इनपुट मतलब Q1 है, और वर्क डन हमें पता है Q1 माइनस Q2 बाई Q1 है। अब यहाँ Q1 के नीचे भी Q1 आ गया और Q2 के नीचे भी, देखो इस तरीके से बन गया ना, ये Q1 के नीचे भी Q1 और Q2 के नीचे भी Q1, तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस में Q2 बाई Q1 बना, तो वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है जी, तो ये बन गया। अब आगे आप कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा आपका, जो Q2 को मैं T2 लिख सकता हूँ और Q1 को T1 लिख सकता हूँ, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 माइनस में T2 बाय T1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 100%, ठीक है, मतलब 100% कह रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि इसको अगर हमें 100% हो तो नहीं सकती एफिशिएंसी, लेकिन अगर ये 100% होगी तो कैसे आ सकती है, इस चीज़ को समझो। देखो अगर 1 माइनस में Q2 को मैं 0 कर दूँ और ये Q1 है, ठीक है, और इंटू में 100 है ये, ठीक है, तो ये 0 अपॉन में Q1 ये 0 ही हो गया, तो ये 1 माइनस 0 1 बचा और इंटू में 100, तो ये 100% तब आ सकता है जब Q2 क्या हो 0, मतलब आपके सिलेंसर में से धुआं ही ना निकले, कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो वो चीज़ है। तो Q2 0 की बात कर रहा है वो, और एफिशिएंसी तब 100% आएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, 100% एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव्ड, और यही हमने इट इज़ लिमिटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि सेकंड लॉ ने यही कहा था कि भैया 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं हीट के, जैसे ये ओब्वियसली होता है बाहर निकल रही है हीट, ठीक है। अब जैसे ना इसमें कई बार ना, जैसे मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे बात करूं कि जो कंट्रीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, वहाँ का कंपैरिजन लो, और जो बहुत ज़्यादा गर्म है कंट्रीज़ वहाँ का एग्जाम्पल लो, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ का T2 टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, और जो हॉट कंट्रीज़ हैं उनका जो T2 है वो ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि भैया ये जो टेम्परेचर है T2 ये मैंने एटमॉस्फेयर से कंपेयर किया था, है ना, तो ये कोल्ड हो गया, ये वाला हॉट हो गया, ठीक, सॉरी हॉट कंट्रीज़ का हो गया, है ना। तो इन केसेस में क्या होगा, देखो अगर हम कोल्ड की बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात लेकर जाएं तो ये 1 माइनस में T2 बाई T1 है ना, तो 1 माइनस में, ठीक है, T2 की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। अगर मैं दो कंपैरिजन ले रहा हूँ यहाँ पर, किसके, ये वाला मान लो कोल्ड कंट्री का ले रहा हूँ, ये वाला हॉट कंट्री का ले रहा हूँ, तो ये टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में तो कम है, ये देखो मैंने बताया अभी आपको। तो यहाँ अगर वैल्यू कम है तो ये ऑल ओवर वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी, समझ रहे हो। और यहाँ वैल्यू ज़्यादा है तो ये देखो, इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम, देखो 1 माइनस में जैसे T2 मैंने लिया कितना, T2 मैंने लिया मान लो 4, ठीक है, और T1 है हमारा 8, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें तो 1 माइनस में 1/2 आ गया, 1 2, ठीक है, तो 1 माइनस में 0.5 ये कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, क्लियर, ये आ रहा है 0.5 आ रहा है। और अगर मैं अब जो टेम्परेचर ये वाला है, ठीक है, T2 ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा वैसे हॉट कंट्री का, तो 1 माइनस में ये मैंने ले लिया कितना, मान लो ये 7 या 6 ले लिया, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और T1 अपना उतना ही रखा, ठीक है। तो इस बात को समझना ध्यान से, अब देखो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा, ठीक है, तो 1 माइनस में 3/4 है, तो 3 को करो जरा, 4 0 पॉइंट लग गया, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 0.7 आ रहा है, तो 1 माइनस में 0.7 करो आप,
तो ये कितना आ रहा है 0.3, तो यहाँ 0.3 आ रहा है और यहाँ 0.5 आ रहा है। तो एफिशिएंसी यानी कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं ठंडी वाली ज़्यादा, तो वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, ठीक है, और जो हॉट वाली है वो वहाँ का एफिशिएंसी कम आती है। देखो मैंने ये आपको बता दिया यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करके, ठीक है। सेम कहानी आप समझ सकते हो किसमें, कि जैसे थे तो कंट्रीज़ की बात हुई, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं क्या, कि डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पर ये जो रिजर्वर होता है हॉट रिजर्वर, इसका टेम्परेचर बहुत हाई पर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम इसमें क्या करें, टेम्परेचर 1 की बात कर रहे हैं, T2 तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल इंजन में और पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो T1 है पेट्रोल वाले का ये कम रहेगा और T1 जो है इसका ज़्यादा रहेगा डीजल वाले का। तो इस केस में क्या होगा, देखो 1 माइनस में टेम्परेचर 2 बाई टेम्परेचर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम पेट्रोल वाले की बात कर रहे हैं इस केस में, ठीक है, तो खुद सोचो T1 क्या है हमारा, कम है, T1 क्या है, कम है। अब डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और 1 में से ज़्यादा माइनस करोगे तो फिर वो कम रहेगी बात, तो एफिशिएंसी कम रहती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो हमारा डीजल वाला है, डीजल वाले में ये वैल्यू क्या है हमारी, ज़्यादा है, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारी, कम आएगी। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये ऑल ओवर क्या होगी, वैल्यू कम आएगी, और 1 माइनस में कम वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा हमारा। इसको भी मैं ऐसे कंपैरिजन करके बता सकता हूँ आपको। देखो 1 माइनस में जैसे ये कितना है 4 मान लो, और पेट्रोल के लिए ये मान लो आप कितना 6 मान लो, पेट्रोल के लिए ये 6 मान लो, ठीक है, और 1 माइनस में 4 एज इट इज़ लूँ मैं T2। डीजल में T1 क्या होगा हमारा, ज़्यादा हो गया तो मान लो इसको मैंने 8 मान लिया। तो देखना अब डीजल वाले में क्या होगा, ज़्यादा आएगा। देखो ये 2 था तो 1 माइनस में 0.5 आ रही है एफिशिएंसी। 0.5 एफिशिएंसी का मतलब पता क्या, अगर परसेंटेज में करोगे तो 100 से करो, ये पॉइंट हटाओगे 10 तो ये 50% एफिशिएंसी आ रही है, 1 आ जाता तो 100% एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो डीजल में 0.5 निकली। अब ये पेट्रोल वाले में अगर हमने कहा कि जो हमारा T1 है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डीजल वाले से, तो यहाँ पर देखो 2 2 था 2 3 था, तो 1 माइनस में 3 6 18 0.6 बनेगा, तो 0.4 आ रहा है यहाँ। तो यहाँ एफिशिएंसी कम हो गई पेट्रोल के केस में। अगर ये समझ में आ रही है बात तो अच्छी बात है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, नहीं तो इतना ही समझो जो मैंने आपको बात बताई है हीट इंजन की, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, कर लेना इसको अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।